नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मणिशंकर अय्यर नाम बोलने के बाद परिचय देने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी संक्षेप में थोड़ी सी बात बता दूं कि वो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। 1985 में राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने, अक्टूबर 84 में ही बन गए थे, तो उसके बाद 1985 में उन्होंने पीएमओ ज्वाइन किया। राजीव गांधी का बड़ा विश्वास था उन पर, तो पीएमओ के में अधिकारी बने और 5 साल तक 1989 जब तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे तब तक उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े रहे। उसके बाद उन्होंने विदेश सेवा छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो 3 बार लोकसभा चुनाव जीते, लोकसभा में रहे, केंद्रीय मंत्री बने। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो वो पेट्रोलियम मंत्री बने थे, लेकिन ज़्यादा समय तक रह नहीं पाए। क्यों नहीं रह पाए? अब आप देखिए, इस मणिशंकर अय्यर के जरिए आप समझ पाएंगे भारतीय राजनीति और ख़ास तौर से गांधी परिवार की राजनीति को। राजनीति में संबंधों का कोई महत्व नहीं होता अगर वो संबंध राजनीतिक फ़ायदा न पहुंचाए, और वो संबंध अगर राजनीतिक रूप से नुकसानदेह लगने लगे तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है। मणिशंकर अय्यर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मणिशंकर अय्यर खुद कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा अभी बताता हूँ। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से उनको हटाया गया एक खास तरह के तरीके पर, मतलब खास तरह से फैसले न लेने के कारण। इस मामले में मणिशंकर अय्यर की प्रशंसा करनी चाहिए कि वो गलत रास्ते पर जाने को तैयार नहीं हुए, जिस रास्ते पर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी उनको ले जाना चाहती थी। वो एक मंत्री के रूप में स्वतंत्र रूप से फैसला करना चाहते थे जो मंत्रालय के और देश के हित में हो। जब उनका रवैया ये देखा कि उसमें बदलाव नहीं आ रहा, लचीलापन नहीं आ रहा है, तो उनको पहले मंत्रालय से हटाया गया, फिर मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। तो मणिशंकर अय्यर की उनकी एक और ख्याति है जो जुड़ी हुई है नरेंद्र मोदी से। उनके प्रधानमंत्री बनने और अब तक के सफ़र में मणिशंकर अय्यर का भी थोड़ा बहुत योगदान है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी की थी, उसके बाद पार्टी ने उनको कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए पार्टी से निकाल दिया था। दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच व्यक्ति कहा था, और इसको बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने मुद्दा बना दिया। कांग्रेस डिफेंसिव पर आ गई, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे मजबूरन मणिशंकर अय्यर के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। मणिशंकर अय्यर उन नेताओं में, कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जो गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोलना सुनना नहीं चाहते। कभी उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ बोला नहीं है। गांधी परिवार की आलोचना करने वालों के सबसे बड़े आलोचक मणिशंकर अय्यर को आप मान सकते हैं। वो इस परिवार की एक तरह से, वो इन शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं करते कभी, इस परिवार की एक तरह से पूजा करते हैं। इस परिवार से उनका जो जुड़ाव है वो राजनीतिक फ़ायदे नुकसान से ऊपर जाता है, लेकिन परिवार इस रूप में नहीं देखता है। परिवार उनको इस रूप में नहीं देखता है, उनके साथ संबंध को कि फ़ायदा हो नुकसान हो, जो भी हो, उनको वो साथ हैं, हमारे प्रति वफादार हैं, तो वफादार रहने का उनको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। मैं पुरस्कार नहीं कह रहा हूँ कि मणिशंकर अय्यर ऐसे लोगों में नहीं है कि जो पुरस्कार की अपेक्षा में जो है कुछ करें। वो उनके व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं। एक है जो बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, जो कुछ चीज़ों से, कुछ सिद्धांतों से बिल्कुल समझौता नहीं करता। दूसरा, जैसे ही गांधी परिवार की बात आती है वो बिल्कुल लचीले हो जाते हैं। वो उनके व्यक्तित्व की, आप कह सके, अगर आप उनके आलोचक हैं तो आप कहेंगे कि उनके व्यक्तित्व की ये कमज़ोरी है। जो भी हो, मणिशंकर अय्यर जो हैं वो हैं। आपको याद होगा एक समय उनका संसद में ही अब दिवंगत अमर सिंह से झगड़ा हो गया था, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। और उसके अलावा भी उनका नेताओं से, अपने विरोधी नेताओं से, अपनी पार्टी के नेताओं से कुछ न कुछ विवाद कभी न कभी होता रहा है। लेकिन मामला ऐसा नहीं हुआ कि गांधी परिवार उनको बिल्कुल छोड़ दे। अब आप देखिए कि कांग्रेस के लिए मणिशंकर अय्यर एक लाल कपड़े की तरह हैं, खासतौर से चुनाव के समय।
कांग्रेस को लगता है कि मणिशंकर अय्यर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार मुझे मानता है कि मैं लूज कैनन हूं। तो उन्होंने कहा कि आपने जो किया है, अब अभी वो टिप्पणी जो ये कर रहे थे वो उसके दो संदर्भ हैं। एक तो उनकी किताब आ रही है, बल्कि आ गई है, जिसका नाम है मेमोयर्स ऑफ मैवरिक। तो वो किताब आ गई है, संदर्भ एक ये था। दूसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पुनर्गठन हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद 10 महीने बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी है, लंबी चौड़ी वर्किंग कमेटी बनी है। सारे तरह के किस्म के सदस्यों को मिला दिया जाए तो 84 लोगों की कमेटी है। उसमें भी मणिशंकर अय्यर को जगह नहीं मिली है। वो लंबे समय से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के परमानेंट इन्वाइटी थे या स्पेशल इन्वाइटी थे, तो वो वर्किंग कमेटी की बैठकों में जाते रहते थे। अब इस बार उनको नहीं रखा गया है। उस पर उनकी प्रतिक्रिया आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गांधी परिवार किस तरह से लोगों का इस्तेमाल करता है और उन्हें फेंक देता है। वैसे राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल गांधी परिवार ऐसा करता है। राजनीति में ये आम चलन है। लेकिन अगर आपके परिवार से इस तरह के संबंध हों, ये मैं मानता हूँ कि कुछ मामले में अगर कहें तो जो हाल में जिन लोगों के साथ हुआ है उनमें जो कांग्रेस के जिनको वरिष्ठ नेता कह सके उनमें जो है नटवर सिंह के साथ हुआ, बहुत करीबी थे परिवार के, एकदम बिल्कुल उठाकर बाहर फेंक दिया, कोई संबंध नहीं। और नटवर सिंह ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस बड़े विस्तार से बता चुका हूँ। सोनिया गांधी के बारे में क्या लिखा, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या लिखा, कांग्रेस पार्टी में फैसले कैसे होते थे, ये इसके बारे में लिखा। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में सरकार में किस तरह से फैसले होते थे, मंत्रियों की क्या स्थिति रहती थी। स्थिति से मतलब है प्रधानमंत्री के सामने नहीं, सोनिया गांधी के सामने। सोनिया गांधी की हल्की सी नाराज़गी बड़े से बड़े मंत्री की हालत खराब कर देती थी। ये जलवा था सोनिया गांधी का यूपीए के शासन में 2004 से 2014 तक। किसी मंत्री की ये मजाल नहीं थी कि ऐसी कोई बात वो गलती से भी बोल सके कि जो सोनिया गांधी को पसंद न हो। उनके खिलाफ का तो सवाल ही नहीं है। तो उसके बारे में भी मैंने बताया था किस तरह से अर्जुन सिंह परेशान थे और किस तरह से जयराम रमेश आजकल जो है परिवार के बहुत खास हैं, और ख़ास तौर से राहुल गांधी के, उनकी हालत किस तरह से ख़राब हो गई थी जब सोनिया गांधी ने मिलना बंद कर दिया था। तो इस तरह के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन आज मणिशंकर अय्यर की बात हो रही है। मणिशंकर अय्यर डाई हार्ड पाकिस्तान प्रेमी है। पाकिस्तान का उनका प्रेम कहीं जाता नहीं, गाहे बगाहे फूटकर बाहर आता रहता है। तो वो अभी भी अपनी किताब के मार्केट में रिलीज़ होने के मौके पर एक एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने जो बात कही पाकिस्तान को लेकर, वो बताता हूँ। पहले उन्होंने गांधी परिवार का अपने प्रति रवैये के बारे में क्या कहा। पहले उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को लगता है कि वो डायनासोर हो चुके हैं। उन्होंने कहा पार्टी को लगता है कि वो लूज कैनन है, तो अब तो आपने लूज कैनन को बंधन मुक्त कर दिया है, मैं और बड़ा लूज कैनन हो गया हूँ। अब आप देखिए, ये बता भी रहे हैं और एक तरह से धमका भी रहे हैं कि मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य नहीं बनाया तो आपने मुझे सारी इस तरह की अनुशासन की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। तो अब मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, इस पर किसी की कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा। उनका मैं कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उनका हमला मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, गांधी परिवार के खिलाफ इस तरह से उन्होंने पहली बार बोला है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी टीम को लगता है कि उनका समय खत्म हो चुका है। उन्हें लगता है कि मैं अतीत का व्यक्ति हूँ और इस आदमी को अलग रखो। फिर अपनी बेचारगी जाहिर करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और पुस्तक सोमवार को आई है, तो उन्होंने पुस्तक में लिखा है, एजेंसी के इंटरव्यू में ही उन्होंने बताया, जो कोट किया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। पुस्तक में लिखा है कि मेरा राजनीतिक करियर बहुत ऊंचाई पर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, ये इस तरह का सिलसिला चलता रहा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन राजीव के वारिसों ने मुझे अलग थलग कर दिया।
अब राजीव के वारिसों में सोनिया गांधी भी आ जाती हैं, राहुल गांधी भी आ जाते हैं, प्रियंका वाड्रा भी आ जाती है। पूरा गांधी परिवार इस समय जो है वो आ जाता है। जो है इससे मेरा मतलब जो राजनीति में है, और उनका पार्टी में भी मुझे हाशिए पर डाल दिया गया। तो ये एक दुख भरी व्यथा कथा है एक गांधी परिवार के वफादार की। और आपको बता दें, गांधी परिवार के वफादारों का अंत ऐसा ही हुआ है। आप अर्जुन सिंह को देख लीजिए, उनके आखिरी समय को देख लीजिए, क्या क्या नहीं किया परिवार के लिए। नटवर सिंह को देख लीजिए, अभी मैंने नटवर सिंह का जिक्र किया। हंसराज भारद्वाज किस स्थिति में इस दुनिया से गए उसकी याद कर लीजिए। ऐसे लोगों की लंबी सूची है जो जब काम के नहीं रहे, जब उपयोगी नहीं रहे, तो उनको किस तरह से पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया। कितने बड़े वफादार थे, कितने करीबी थे परिवार के, इस सब का कोई अर्थ नहीं रह गया। मतलब है तो सिर्फ एक कि हमारे लिए आप आज भी उपयोगी हैं या नहीं हैं, और उपयोगी हैं या नहीं है इसका फैसला वही करेंगे। ये आपकी प्रतिभा से तय नहीं होगा, ये आपकी योग्यता से तय नहीं होगा, ये आपकी राजनीतिक समझ से तय नहीं होगा, ये आपके अनुभव से तय नहीं होगा। वही मणिशंकर अय्यर के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व के बारे में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा हमेशा से रहा है ऐसा। पुरुषोत्तम दास टंडन और सरदार पटेल और कई तिलक, कई लोगों का नाम लिया, लेकिन उन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में सेक्युलरिज्म पर चलने से नुकसान होता है। अब आप इससे भारतीय राजनीति और राजनेताओं की मानसिकता, मनस्थिति को समझिए कि सेक्युलरिज्म चुनाव के समय ठंडे बस्ते में रख देने की चीज़ है। उस समय सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ जाओ, चुनाव खत्म, हिंदुत्व खत्म। ये है सेक्युलरिस्टों का हिंदुत्व, ये है सेक्युलरिस्टों का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो मणिशंकर अय्यर जो कुछ बोल रहे हैं, अब आप देखिए उनकी किताब की टाइमिंग भी देखिए। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी योजना के तहत, रणनीति के तहत, लेकिन ये वैसे भी लोगों को लगता है कि इलेक्शन या इस तरह का कोई इवेंट बड़ा हो, आने वाला हो, उस समय किताब रिलीज़ हो तो ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा चर्चा होती है। तो चुनाव से कुछ महीने पहले उनकी किताब आई है और वो कह रहे हैं कि अब तो वो बंधन मुक्त हो चुके हैं, लूज कैनन है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, और बड़े लूज कैनन हो गए हैं। तो चुनाव के समय मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से बीजेपी के लिए सबसे बड़े मददगार बनने वाले, क्योंकि वो चुप बैठने वाले लोगों में नहीं, वो राजनीतिक रूप से या कहें कि सार्वजनिक जीवन में निष्क्रिय जीवन बिताने वाले लोगों में से नहीं है। तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो उससे अंदर की पीड़ा का भी उसका असर होगा, वो भी झलकेगी। तो उससे कांग्रेस का फ़ायदा होगा, इसकी उम्मीद करना तो शायद समझदारी नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये पता नहीं। वो इस इरादे से नहीं बोलते हैं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है, वो बोलते हैं अपने हिसाब से कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है। जैसे उन्होंने अपनी किताब के ही इसी मौके पर जो है एक बात बोल दी, कहा कि पाकिस्तान के लोग जो है वो भारत के लोगों से नफरत नहीं करते। तो आप आलोचना कीजिए वहाँ की सरकार की, वहाँ की सेना की, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की आलोचना मत कीजिए, उनके खिलाफ मत होइए, उनसे नफरत मत कीजिए। अब देखिए ये पाकिस्तान का प्रेम, ये जिन लोगों के अंदर, ये एक बड़ा समूह है जो लगातार इस बात को चलाता है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से संबंध सुधरने चाहिए, लेकिन ये इनमें से कोई नहीं बोलता कि आतंकवाद ने कितना बड़ा नुकसान किया है इस देश का, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। और पाकिस्तान की उस जिम्मेदारी के लिए उस देश की जनता ने उसके हुक्मरानों को कोई सबक नहीं सिखाया है, उनके खिलाफ कभी नहीं खड़ी हुई, इसलिए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सॉफ्ट कॉर्नर जो पाकिस्तानियों के प्रति है, दरअसल वो पिछले 75 साल से एक बड़ी बाधा बनी हुई है पाकिस्तान को सबक सिखाने में। ये इसी सरकार का फैसला है, जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा तब तक बातचीत नहीं होगी। तो कभी मणिशंकर अय्यर ऐसी बात करेंगे, कभी महबूबा मुफ्ती ऐसी बात करेंगी
कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, कभी फारूक अब्दुल्ला ऐसी बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों की कमी नहीं है देश में जो पाकिस्तान परस्त हैं, दरअसल उस पर मुलम्मा चढ़ाते हैं कि हम दोनों देशों के संबंध सुधारना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। फिर कह रहा हूं कि इनमें से कोई आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलता, आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड नहीं लेता, उसके लिए पाकिस्तान की आलोचना उस तरह से नहीं करता। सिर्फ सामान्य तौर पर बयान दे दिया जाता है कि आतंकवाद अच्छी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ही उसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान को इसके लिए सबक सिखाया जाना चाहिए, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी चाहिए, ऐसा नहीं बोलते। तो मणिशंकर अय्यर जी फिर से मैदान में आ गए हैं, तो भाजपा को जो है थोड़ी खुशी तो होनी चाहिए। उनका एक बड़ा मददगार जो है फिर से मैदान में आ गया है, और वो भी चुनाव के समय पर। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।